बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, प्रैक्टिकल सेंटर 9th क्लास का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं आज। और इससे पहले आपको अपना प्रिपरेशन पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया, टारगेट पेपर शेयर किया, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हर साल की तरह इंशाल्लाह इस साल भी कंडक्ट करेंगे जो टोटली फ्री होगा। जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, ग्रुप बना दिया जाएगा और बच्चे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी कम्युनिटी का, आप वहाँ पे ऐड हो जाएं। और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त टाइम भी बताया जाएगा, पूरा प्रॉपर स्केड्यूल दिया जाएगा आपको कि इस डे में ये पेपर हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। और पेपर ऑनलाइन होता है, आप लोगों ने ईमानदारी से जो है वो उसको सॉल्व करके और उसी टाइम में जो है आपने PDF बना के सबमिट करना होता है और 2 डेज़ में आपका रिजल्ट दे दिया जाता है चैनल पर। ठीक है जी। तो इसके अलावा टारगेट पेपर को अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, आप देखें जैसा कि आपको मैंने टारगेट पेपर 1 मंथ पहले ही दे दिया था मैथमेटिक का, आप उसको खोल कर देखें और आप प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर उठा लें, आदम जी का ले लें, कोई भी वॉटेवर। तो कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं है जो मेरे टारगेट पेपर में मौजूद है और यहाँ पर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वही क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से यही अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है और मेरा बच्चा बोर्ड का पेपर भी वही आएगा जो हमारे टारगेट पेपर में मौजूद है। तो आपने इसको ज़रूर सॉल्व करना है और तमाम कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को भी सॉल्व किया करें। इससे ये होता है कि बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। आदम जी का है, अनीस हुसैन का है, जो जो टाइम कॉलेजिएट का है, इसके अलावा आपके अपने अपने स्कूल्स के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स मतलब जो आपके प्रीलियम पेपर्स हो रहे होते हैं, तो आप तमाम बच्चे एक दूसरे के साथ अपने स्कूल के पेपर शेयर करें। वो कहती हूँ कि आप लोग अपने अपने स्कूल के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मेरे साथ शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है 032422322725। इससे ये होगा अपने अपने स्कूल के जो प्रीलियम पेपर्स आपके होंगे उसकी MCQ जब आप लोग शेयर करेंगे या पेपर शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों को उस पर वॉइस ओवर दे दूँगी। इससे आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है बेटा। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को डिफरेंट स्कूल्स के सॉल्व करने से ये होता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको एग्जाम में भी। लेकिन इसके अलावा प्लेलिस्ट लिंक तो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। चैप्टर वाइज 2023 का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी मौजूद है, मॉडल पेपर का MCQs भी मौजूद हैं। तमाम की एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स जो जैसे कि अभी मैं आपको गाइड करूँगी, समझाऊँगी, इसी तरीके से तमाम ऑलरेडी पहले से अपलोड है। चैप्टर वाइज मैंने जो है वो लाइव सेशंस कंडक्ट किए। अगर आप हमारा MCQs का बैच लेना चाहते हैं या हमारा MCQs का सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आ जाइए। तरीके से जो MCQ सेशन का हमारी फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ वन टाइम फ़ीस है। इसमें आपको जो है वो कंप्लीट 10 to 15 सेशंस दिए जाएंगे और ऑनलाइन होंगे, आपकी जूम ऐप पर क्लास होती है। तो और प्रॉपर तरीके से MCQs के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। अगर आप जो है ये पूरा मैथमेटिक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी वन टाइम फ़ीस 2000 रुपीज़ है। ठीक है जी। जो बच्चे एनरोल होना चाहते हैं वो आके इनबॉक्स में बता दीजिएगा। क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है हमारा, तो हम आपको गाइड कर देंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला MCQ आपको नज़र आ रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द रियल पार्ट ऑफ -2 and 2। आप सबको पता है फर्स्ट इज रियल पार्ट, सेकेंड इज इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आपके पास जो -2 है वो आपके पास आपका रियल पार्ट है और जबकि आपके पास ये +2 जो है ये आपके पास क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी। अगर इमेजिनरी पूछता तो आप 2 पर टिक करते और अभी इन्होंने रियल पूछा तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपके पास आपका राइट है, तो आप यहाँ पे -2 पर जो है टिक लगा लीजिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है द बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम। आप -2 पर टिक लगा लीजिए क्योंकि ये रियल पार्ट है। नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, द बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम। अब यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम की बात हो रही है, तो आप देखें नेचुरल लॉगरिथम में हमारे पास जो अगर कॉमन की बात होती है ना, कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होती है। ठीक है। अब बात हो रही है नेचुरल की, तो हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये इर्रेशनल नंबर है बेसिकली। इसकी जो वैल्यू होती है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो होती है 2.71828। बेसिकली बेटा जो कॉमन लॉगरिथम है जिसकी बेस 10 होती है उसको जो है सबसे पहले जो है वो आर्टिफिशियल ब्रिग लॉगरिथम ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। सबसे पहले किसने करवाया था? आर्टिफिशियल ब्रिग लॉगरिथम ने। फिर उसके बाद हेनरी ब्रिग ने डेवलप किया, मज़ीद उस टेबल पर जो है उन्होंने स्टडी की बेस 10 के ऊपर। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से जो है वो जो हमारे पास हमारा लॉगरिथम है बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट का भी बड़ा हाथ है, जिनका नाम बड़ा मशहूर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अबू जो है मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है। तो इनका नाम है बहुत है, इन्होंने जो है इसके ऊपर बड़ा वर्क किया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और सब जो और ये जो वाला जो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है इसको आपके पास जो है वो ये मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं थे, जॉन नेपियर ने जो है इसको मज़ीद जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप ये सारे नाम याद रखा करें
कि सबसे पहले आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल ब्रिक लॉगरिथम था, जिसने कॉमन लॉगरिथम के बारे में बताया। मज़ीद उसको जो है डेवलप किया गया हेनरी ब्रिक ने, ठीक है। हेनरी ब्रिक आए, उन्होंने इसको मज़ीद बताया। उसके बाद जो है, लेकिन सबसे पहले जो है इसको हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, जो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ बात हो रही है इस इर्रेशनल नंबर की, नेचुरल लॉगरिथम की। इसको मज़ीद कॉन्सेप्ट को फर्दर इसमें बताया गया, टेबल प्रिपेयर किया गया इसके अकॉर्डिंग। इन दिस टेबल्स द बेस ई was used irrational number approximate value which is 2.71828। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे नेचुरल की बात है, कॉमन होता तो आप 10 पे टिक लगा देते, नेचुरल पे आपने ई पर टिक लगाना है, जो कि बेसिकली आपका एक इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लॉग आपके पास बेस 10 है, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब इस तरह के सवाल हमेशा लॉग में से आते हैं, जिसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। बाज़ दफ़ा बेसिस सेम होती हैं, एक्सपोनेंट सेम हो जाती हैं हमारी, ठीक है जी। बाज़ बेसिस सेम हो जाती हैं। ये सारी कहानी जो है ये आपके पास सिर्फ आपको अननोन्स दिया गया होगा, चाहे एक्स दे दे, चाहे वाई दे दे, चाहे जेड दे दे, व्हाटएवर। तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आप सब जानते हैं जो आपके पास आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, पूरा नहीं लिख रही, चलें, जगह नहीं है मेरे पास। ए इज़ द पावर ऑफ एक्स रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारे पास हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। इसको हमें अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आप कहते हो लॉग बेस ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक ऑफ वाई टू बेस ए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ए जो है इस कंडीशन में ना तो ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। इन कंडीशंस को आपने लिखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछ सकता है। खैर, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है उसमें दिया गया है लॉग बेस 10, देखिए बच्चे, एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब बेसिकली हमें इस एक्स को फाइंड आउट करना। आप सबको पता है ये बेस है 10, और यहाँ पे हमारे पास ये 4 पावर में आ जाएगा, ठीक है, और ये x जो है वो साइड पर हो जाएगा। अब इसका मतलब है 10 के पावर जो है क्या है 4 है, तो इतने ज़ीरो आप ऐड कर दें, सिंपल 4 ज़ीरो आपने इसके अंदर लगा देने हैं, ठीक है, क्योंकि 100 के ऊपर क्या है 4 है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। सिंपल आप इसको यूँ करेंगे जी 10 10 जा, फिर 10 10 जा, फिर अगेन 10 10 जा, तो इतना लंबा करने की ज़रूरत क्या होती है। जितने ज़ीरो हैं 1 1 जा तो 1 ही होगा, 1 4 जा, 1 का उसके ऊपर पावर 4 है, मतलब 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 100 टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 ही आएगा। और जितने ज़ीरो है पावर के ऊपर उतने आपने जो पावर मेंशन उतने आपने ज़ीरो लगा देने, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 ऑप्शन जो है इसके अंदर आपका राइट है। नाउ द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 आर। अब सबसे पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं। हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली ये आपके पास ए है, ये बेसिकली आपके पास जो है सी है, लास्ट वाला ये आपके पास बी है। हमें ए इंटू सी हमारे पास क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे ए दिया गया है, कोफिशेंट ऑफ ए स्क्वायर इज़ 1। जब कोई भी कोफिशेंट किसी वेरिएबल के बराबर में नहीं लगा होता तो उसका मतलब है कि वहाँ पर 1 मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास सी में 24 है। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, देखो बेटा ये सारी बेसिक चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। हमें बेसिकली ए इंटू सी चाहिए, विच इज़ माइनस का 24। अब हमें इसको इस तरह ब्रेक करना है, इन पूरे फैक्टर को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम ये जो बीच में 2 दिया गया है ना, ये आपको नज़र आ रहा है ना, अब आपने ब्रेक करना है इस 2 को इस तरह, 24 को इस तरह मतलब ए इंटू सी को इस तरह ब्रेक करना है, प्लस या माइनस करने पर, वही 2 फैक्टर रखने पर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 2a मतलब b आए। आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर हमें ए इंटू सी मिले। मैं आपको कर दिखाती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। देखो भाई 24 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा फैक्टर्स बना लो पहले, 2 6 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6, और आगे आ जाएगा ये 2 3 जा 6 कर लो, कोई इशू नहीं है, और 3 1 जा 3। अब बेसिकली इन्हीं फैक्टर्स को आपस में रखकर कुछ हमें इस तरह करना है कि अगर हम आपस में उन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिले। देखो बच्चे, अब हमारे पास ये 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है, ऐसे ही है।
एक 4 है, अगर मैं 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 24 मिलता है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर मैं 6 में से 4 को माइनस कर दूँ तो मुझे 2 मिलता है। पॉजिटिव 2 चाहिए ना मुझे, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो मैं बड़े वाले को माइनस रखती और छोटे वाले को प्लस रखती। मैं आपको यहाँ पर कर कर दिखाती हूँ दोबारा से। देखो यहाँ पे याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 24 है। तो हमें इस 2 को ए को ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में, जिसको हम आपस में प्लस, हमारे पास जो फैक्टर आया एक आया 4 और एक आया 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो साइन आती है वही, इसको भी ऐसे लिख लो, इस 24 को भी ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर जो साइन आती है यहाँ पर वही साइन आती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले फैक्टर के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो हम रखते हैं यहाँ पर 6a में से अगर मैं माइनस कर दूँ 4a, क्योंकि हमें इन दोनों में को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 6 को -4 के साथ, तो हमें माइनस का 24 भी तो चाहिए ना, एक तो माइनस रखना पड़ेगा। और इसी -4 में ऐड कर दूँ मैं 6 को, एक को पॉजिटिव रखूँ एक को नेगेटिव रखूँ, तो मुझे +2 मिलता है। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 गया तो 2 बचता है, ठीक है। तो देखो 2a आ रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर जो साइन आती है वही साइन यहाँ आती है, और यही साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों ने इन दोनों में कॉमन ले लेना, इन दोनों के पास ए वेरिएबल कॉमन है, ए बचा अंदर प्लस का 6, ए ऑलरेडी बाहर था। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लो, अंदर ए आया, माइनस माइनस हो गया। बच्चे क्या करते हैं, उमन देख के लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं, आपने सॉल्व करना है। अगर आपको इस तरह सॉल्व माइनस साइंस को सॉल्व करने पर यहाँ कोई गड़बड़ नज़र आ रही है, यही वेरिफिकेशन भी होती है आपके फैक्टर्स की कि आया आपने फैक्टर सही बनाए कि नहीं बनाए। अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है तो यहीं पे वेरिफिकेशन, अगर आप इस तरह देख के लिख देंगे ना, यहाँ पर ही आएगा तो यहाँ पर भी आएगा। आप अपने पर नहीं देखा तो हो सकता है कि आपके फैक्टर्स में गड़बड़ हो जाए और आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आंसर ऐसे होते हैं ऑप्शंस में जो करेक्ट हो रहे होते हैं, आपका वही आंसर भी आ रहा होता है लेकिन वो ऑप्शन राइट नहीं होता, ठीक है। 4 देखो माइनस, देखो माइनस ने माइनस को किया प्लस, तो हमें मिला यहाँ पर 4 6 24। अब देखो a + 6 और यहाँ पे आपके पास है a माइनस का 4 बाहर वाला, और अंदर वाला कॉमन फैक्टर है दोनों का, a प्लस का 6। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो a - 4 और a + 6 कहाँ पर आ रहा है, a - 4 और a प्लस का 6, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, करेक्ट। अच्छा बेटा, नाउ मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LCM ऑफ 2x + 3z इज रेज़ टू द पावर 5। अच्छा, जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, ये बराबर पड़ोसियों का मुर्गा है, ये शुरू हो जाता है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं होता। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही होती है कि मैम आप लोग हमने शेयर कर दें, तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, इग्नोर कीजिएगा पीछे से। अब ये शुरू हो गया है, रुकेगा नहीं। 2y + 3z रेज़ टू द पावर। अच्छा, यहाँ पे जब भी आपको LCM लेना हो ना, तो मेरी एक बात याद रखा करें, एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, कि कॉमन फैक्टर्स भी हों और अनकॉमन फैक्टर्स भी हों। जब भी आपको एलसीएम लेना होता है तो आप कॉमन भी लेते हो और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को रखते हो। देखो अनकॉमन का, इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखोगे तो आप कहोगे मिस इसके ऊपर पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 5 है, इसका मतलब 3 कॉमन आ रहा है। अनकॉमन क्या हो गया, 2 रह गया। तो याद रखो, जब भी इस तरह का कोई सेम एक्सप्रेशन वाला कोई आपको फैक्टर में, मतलब कोई सेम एक्सप्रेशन मिलता है, जैसे कि एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ना, ये आपके पास, इसमें पावर 5 है और इसमें पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी वही एलसीएम होगा। अगर वो आपसे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पूछ लेता तो आपने कॉमन वाला फैक्टर लेना था। देखो अगर आपसे वो एचसीएफ पूछ लेता तो फिर आपका राइट ऑप्शन जो है 2y + 3z के ऊपर जो पावर क्यूब है ना, ये आंसर होता। अब इन्होंने एलसीएम पूछा, हाईएस्ट पावर 5 है, तो ये वाला लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, राइट है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ, अब यहाँ पे मॉडुलस है 5y / 3 = 5। अब यहाँ पे आप सबके सामने आपको क्या करना होता है, जब आप ये मॉडुलस हटाते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y दी गई है, यहाँ हटाओगे तो हमें प्लस माइनस लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5y / 3 = प्लस माइनस का हमारे पास 5। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले या तो एक काम करो, 3 को पहले ही वहाँ पर ले जाओ, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखो ये 5y / 3 है ना, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, ले जाते हैं, एक दफ़ा प्लस में करना, एक दफ़ा लिख लो, चलो यहाँ पे एक दफ़ा लिख लो प्लस का 5 और दूसरे वाले के साथ लिख लो 5y / 3 = माइनस का 5।
अब देखो 5y कहेगा, 5 को फाइंड आउट करना है ना, 5 कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, 5 के नीचे डिवाइड वाला 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, आप लोग एक स्टेप स्किप कर दीजिएगा, या मैं आपको, आप इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको दोबारा कराती हूँ मेरा बच्चा, तो मैं नहीं चाहती कि कोई ये बच्चा भी जो है ना उसको प्रॉब्लम हो और समझ में ना आए। देखो हमारे पास छोटा छोटा करके लिख देते हैं, 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5। हमने मॉडुलस हटाया, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इस तरीके से प्लस माइनस में वैल्यू आ गई, आप सबको पता है। तो ये है 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में ना पहले ले जाओ, यहाँ पर देखो सॉल्व कर लो, ये डिवाइड वाला 3 यहाँ पर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ से 5y, ये वाला डिवाइड में वहाँ ले गए थे तो हम यहाँ से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है फिर हमें। ठीक है, तो यहाँ आ गया प्लस माइनस 5 3 जार 15। अब यहाँ पे y कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, ये पहले ले जाते हैं या बाद में ले जाते हैं कोई इशू नहीं है। ठीक है, मुझे क्या कर दो, अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ने का मतलब ये है कि y इधर ही रहेगा और ये वहाँ पर आके प्लस माइनस 15 के नीचे आके डिवाइड करेगा, विच इज़ 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक प्लस का 3 और एक मिलेगा माइनस का 3। क्या मिला, एक मिला प्लस का 3 सोल्यूशन सेट में और एक मिला माइनस का 3। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन प्लस माइनस 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ही आ रहा है ये रहा। अगर आप लोग इस तरह पर कंफ्यूज हो जाएं तो आप परेशान ना हो, आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कराया कि आप सबसे पहले जो है यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को प्लस माइनस का मतलब है 2 दफ़ा लिख दें। ठीक है, तो आपने 2 दफ़ा लिखा, यहाँ रखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। तो आप कहोगे 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड स्टेप में आप कहोगे 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 5, एक तो प्लस 5 एक तो माइनस 5। अब ये वाला 3 वहाँ जाकर डिवाइड का मल्टीप्लाई करेगा तो 5 3 ज़ार 15। इस स्टेप में भी ऐसे ही होगा, ये माइनस 5 के साथ ये वाला 3 जो है वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ से मिला 5y डिवाइडेड 5 3 ज़ार 15। हमें यहाँ से क्या मिला 5y और माइनस का 15। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल्स टू माइनस का पॉजिटिव 15 है, यहाँ इज इक्वल टू है डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो एक आ गया 3 और यहाँ से हमारे पास ये वाला माइनस का 15 और ये 5 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। तो हमें यहाँ से मिला माइनस का 3। देखो एक आ गया प्लस का 3 और एक आ गया माइनस का 3। इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी आप इसको कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन जो है वो 3 वाला है। आगे क्या कह रहा है, द प्रूफ करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। कैसे बच्चे, देखो बेटा आप सबको पता है एज वी नो दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। देखो एक्स एक्सिस दिस वन एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट करता है ना ईच अदर एट पॉइंट हो, जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होगा एक्स भी 0 है और हमारे पास हमारा वाई भी 0। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास एंगल बिटवीन दी कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, आप सबको पता है। ठीक है जी, 90 जो है आपके पास आपका राइट ऑप्शन है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये स्क्वायर जो है वो गलती से लगा दिया है। ये ऑप्शन देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 2 विच हैव डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ हम मूव करते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात कर रहा है ना तो बेसिकली क्वाड्रेटिक, देखो भाई लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता दिस वन, क्योंकि इसके ऊपर हाईएस्ट डिग्री 2 है, याद रखिएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर वो हमारे पास जो है वो बाई क्वाड्रेटिक कहता तो फिर भी पावर 4 चलती, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है ना 4 हो जाती पावर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें क्या बताना है, तो हाईएस्ट डिग्री जहाँ क्वाड्रेटिक आ जाए वहाँ पर समझ जाइएगा हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है जी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वालिटी आ गई, इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है और स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सी। ठीक है, और कंडीशन में ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 नहीं हो सकता।
यहाँ पे तो एक ऑप्शन भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्स पर स्क्वायर है ना, ये वाला, ये नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना होता तो हमारा राइट ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग। तो आप लिख लीजिए, जब भी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक तो ये आएगी। ठीक है जी। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 +5, सॉरी यहाँ पे 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ दोबारा से। 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20। इसका मतलब ये है कि पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखो ये वाला 5 जो है वो इस वाले पूरे 5 माइनस 15 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इस तरीके से 5 माइनस 15 से ये वाला 5 भी, और बीच में है प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये भी पूरा इस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे तो कटिंग होकर हमें आंसर 10 मिलेगा। आपको कर दिखा देती हूँ कैसे। देखो बच्चे, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 25, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 5 स्क्वायर रूट ऑफ 15। क्लियर हो गया? ठीक है, 5 बाहर है, स्क्वायर रूट के अंदर 15 है। अब जब ये वाला 5 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो इसी तरीके से 5 स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, ये भी दोनों एक ही रूट में है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो क्या हम दोनों को एक ही रूट में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते, एक ही उसमें रख सकते हैं। ये वाला ऐसे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिला 25। ठीक है, और यहाँ से देखो जब हमारे पास पेयर बन गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15। 25 में से 15 को माइनस किया, आंसर इज 10। ठीक है जी। तो हमारे पास हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है वो राइट। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? इसका सोल्यूशन सेट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले सिंपल करना होता है। ठीक है जी। सोल्यूशन सेट के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हमारे पास ये 4 इसके नीचे, तो याद रखें रूल के अकॉर्डिंग या तो इसको पहले 0 के राइट साइड पर ले जाओ, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, उसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान सा है। आप लिखो 4x स्क्वायर, मेरा पेन चला गया, चलो आप लिखो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 है ना। सबसे पहले मैंने 16 को पॉजिटिव, नेगेटिव 16 था, 0 के पास लेके जाके पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई आएगा ना, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, सिंपल। आप वो छोड़ दें जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी आ रहा है डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, वो कहानी छोड़ दें। सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई करें, 16 के बाद लेकर जी डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमें एक्स स्क्वायर मिला यहाँ से 4। हमें तो क्या चाहिए? हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना सोल्यूशन सेट में। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हमें मिला 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2। रूट हटता है तो प्लस माइनस 2 आ जाता है। तो हमारे पास आपने सोल्यूशन सेट को इस तरह ब्रैकेट में लिखना होता है, कर्ली ब्रैकेट में। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 आपके पास आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में राइट। ठीक है जी। एक मिनट यहाँ तो बता देते हैं। अब कहते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ गिवन एक्सप्रेशन में, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फॉर्मूला विल भी, पहले सवाल ऊपर लिख लो। हमारे पास सवाल में है x इज द पावर ऑफ 4, ठीक है, और प्लस का 4। आपको क्या पता है? ये वाला फॉर्मूला आप सब जानते हैं। आप पॉजिटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फॉर्मेट बना लो इस तरह, b स्क्वायर। अब ये आपके पास b है और ये आपके पास a है, तो आप x का स्क्वायर, देखो ये हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ आपको पता है a आता है, a हमारे पास x का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे 2, देखो भाई दोबारा इसको लिखो, x इज पावर ऑफ 4, 2 का स्क्वायर 4 है, इसको सॉल्व कर लो। ये 2 2 जा हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखो भाई ये भी एक्सप्रेशन में मौजूद है, ये भी एक्सप्रेशन में मौजूद है, ये चीज़ एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये एक्सप्रेशन ऐड किया जाएगा, ये टर्म ऐड की जाएगी इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर आ रहा है भाई, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन राइट है जी, इसको नोट कर लो। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम का देखो भाई, ये आज बना लेते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की बिगड़ी हुई शक्ल होती है। ठीक है जी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चलिए आप लिख भी लीजिए इस तरीके से, एंगल ए, एंगल बी, ए ये बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी।
हाफ साइड का इतना पार्ट जो है ना 180 के इक्वल होता है। देखो 90 90 180 90 90 180, तो पूरा सम किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के इक्वल हो जाएगा ना। 4 90 डिग्री बन रहे हैं देखो, ठीक है, तो 360 डिग्री आएगा। पैरेललोग्राम का जो सम होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ ले, इस तरह सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मेरे स्टार्टिंग के जितने लेक्चर्स हैं ना चैप्टर के अकॉर्डिंग, आप ज़रूर जाकर देखें, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख रहे हैं। चाहे कॉम्प्रिहेंसिव 2023 वाला था बच्चे, उससे पहले के जो मैंने अपने चैनल पे कंडक्ट किया उसको भी मैंने तफसीलन बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स बनाए। एक एमसीक्यू से रिलेटेड 8 9 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करवाए, ज़रूर देखिएगा। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम पूछ लेता तो आप कह देते कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तमाम साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो इस पूरे का सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछ ले कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड किसके इक्वल है, तो आप कहोगे 60 डिग्री के। बच्चे उमर 90 लिख देते हैं, ठीक है। 60 60 120 120 60 180। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमारे पास तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर ईच साइड पूछ लेगा तो आप कहोगे 60 डिग्री, और तमाम इक्विलैटरल का पूरा सम पूछेगा तो आप कहोगे 180 डिग्री। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा था पैरेललोग्राम, तो हमने कहा 360 डिग्री, ठीक है। शेप बनाकर उसको देख के समझा करें। अच्छा, आगे हमारे पास सवाल पूछता है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। बड़ा समझने वाला सवाल है ये। एंड ऑल साइड्स कॉन्ग्रेंट। देखो भाई, अगर देखा जाए, अब यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली 4 कोनों वाली ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं। 4 कोनों वाली जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। उसमें हमारे पास हमारा पैरेललोग्राम भी हो सकता है, उसमें हमारा पास हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की बिगड़ी हुई शक्ल है। हमारे पास स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर की बिगड़ी हुई शक्ल रोम्बस होती है, ठीक है। तो ये तमाम जो 4 कोनों वाली जो शक्ल होगी, 4 कोनों वाली ज्योमेट्रिकल शेप जो होगी वो कहलाती है क्वाड्रिलेटरल। ये तो समझ में आ गया। अब सवाल में उन्होंने पूछा, पहले तो पैरेललोग्राम देख लेते हैं। ऑप्शन में कहता है कि इसका हर एंगल 90 डिग्री हो। ऐसी शेप बता दो जिसका हर एंगल, ऐसी क्वाड्रिलेटरल, ये सारी क्वाड्रिलेटरल हैं, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, चारों आपके पास क्वाड्रिलेटरल ही हैं। 90 डिग्री भी होनी चाहिए, उसकी हर साइड 90 भी होनी चाहिए। और कहता है ऑल साइड्स आर, देखो भाई, देखा जाए तो हर साइड 90 कैसे होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर राइट ऑप्शन आपके पास जो है, आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है और आपके पास आपका स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशन में वो कहता है ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। तमाम साइड्स कॉन्ग्रेंट, फिर तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की तो तमाम साइड्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखो भाई, पहले पैरेललोग्राम देख लो। ये हमारे पास हमारा पैरेललोग्राम है, देखो बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसकी डायगोनल्स भी बना देती हूँ। ये एंगल ए बी सी और ये डी हो गया, ठीक है। ये मैंने बना दिया है यहाँ पर पैरेललोग्राम। याद रखोगे, कोई एंगल भी 90 नहीं होता। पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 नहीं होता, या तो 90 से बड़ा होता है या तो 90 से छोटा होता है। यानी कि 2 एंगल इसमें आपके पास एक्यूट होते हैं, आप ये सारी चीज़ें लिख लें। और 2 एंगल आपके पास जो है वो ऑब्ट्यूज होते हैं। क्या होते हैं? जो आपके पास पैरेललोग्राम है इसमें आपके पास कोई एंगल भी 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। या तो 90 से बड़ा होता है या 90 से छोटा होता है, यानी 2 एंगल एक्यूट होते हैं और 2 एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं, और 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इनके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल इनकी सेम नहीं होती। इनके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इनकी जो पॉइंट ऑफ डायगोनल होती है सेम नहीं होती। ये जो पॉइंट ऑफ डायगोनल है दिस वन, ये सेम नहीं होती। सारी कहानी आगे की है। फिलहाल ये आपको पैरेललोग्राम समझ में आ गया। अभी 90 तो नहीं होता, जितनी बात उन्होंने पूछी गई। फिर डायगोनल के ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को इस ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इनकी अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है, याद रखना है बस आपने। क्या? इनकी अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है इक्वल होती है। देखो मैंने भी कहा पैरेललोग्राम की बात करें, डिटेल एमसीक्यूज है, समझ में आएंगे, समझने की कोशिश करें इंशाल्लाह, रोक के वीडियोस को, ताकि समझ में आए। देखो मैंने कहा कि ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी डी, इनके डिस्टेंस के इक्वल नहीं है, पर ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, कि डिस्टेंस के इक्वल है। और हमारे पास जो हमारा ए डी है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम की बात हो रही है, फिगर बनाकर देख लीजिएगा कि मिस क्या समझाना चाह रही है, ठीक है जी। इनके मतलब इनकी अपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, पर इनके
जो पॉइंट ऑफ डायगोनल है वो सेम नहीं होता। चलो भाई, ये तो कहानी हो गई पैरेललोग्राम की। अब रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है। देखो भाई, रेक्टेंगल का पहली कंडीशन तो लाई कर रही है, देखो फॉलो हो रही है, पहली कंडीशन रेक्टेंगल की फॉलो हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं होगी इसमें कि ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये है शक्ल में, मिकदार में हूबहू एक जैसा होना। दो साइड्स तो बड़ी हैं, दो छोटी हैं, साफ नजर आ रहा है कि इनकी डायगोनल की लेंथ तो सेम है। देखो ये डायगोनल है ना, डायगोनल मतलब तिरछी लाइन, इनकी डायगोनल की लेंथ तो सेम होती है, इनमें हर एंगल 90 भी होता है, इनके डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं बिल्कुल। ए बी, अगर मैं इनका नेमिंग कर दूं, चलो थोड़ा समझाने के लिए, ए बी सी और डी, तो मैं कहूँगी कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल डी सी के बराबर है। जितना ए बी है उतना डी सी है। अब मैं कहूँ कि ये ए डी जो है इस सी बी सी के बराबर है, तो बिल्कुल जो हमारे पास हमारा ए डी है उसका डिस्टेंस हमारे पास बी सी के डिस्टेंस के बराबर है बिल्कुल। अगर मैं कह दूं कि ये ए सी, ये डायगोनल की जो लेंथ है ये बी डी के बराबर है, तो ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि ए सी का जो ये डायगोनल लेंथ है ये बी डी के बराबर है, क्योंकि इनके डायगोनल की जो लेंथ है वो सेम होती है, मतलब इक्वल होती है। पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि हर एंगल 90 डिग्री है रेक्टेंगल में, लेकिन ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट नहीं है, सारी साइड्स आपस में इक्वल बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता। अब ट्रेपीजियम की बात कर लेते हैं। ट्रेपीजियम क्या है, देखो समझ के पढ़ोगे ना मेरा बेटा, इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। देखो ये आ गया ट्रेपीजियम। अब ट्रैप एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो किसी भी पॉइंट पर आगे जाकर नहीं मिलती, इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो अगर मैं कहूँगी दो लाइन पैरेलल हैं, आप कहोगे नो मिस, किसी ना किसी पॉइंट पे आगे जाके ये मीट करेंगी, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। तो इनकी दो साइड्स एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, पैरेलल हैं, और हर इक्वल मतलब उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। तो ये समझ में आया ना, रिमेनिंग टू साइड्स इक्वल होती हैं जो पैरेलल नहीं होती हैं आपस में, ठीक है जी। बाकी के दो साइड्स आपस में पैरेलल, जो बाकी की रिमेनिंग है ना वो आपस में पैरेलल नहीं होती, दो साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, बाकी दो रिमेनिंग पैरेलल नहीं है। खैर ये भी नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो भाई स्क्वायर क्या है, स्क्वायर या बना लिया मैंने स्क्वायर। अब आप लोग मुझे खुद देख के बताएंगे कि राइट ऑप्शन स्क्वायर है। ए बी सी डी कमेंट कर दिया करें। इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर बना रही होती हूँ, यकीन जानिए मैट्रिक का इतना डिटेल लेक्चर मैंने बनाया और उसको 200 से ऊपर बच्चों ने एक दिन में देखा, लेकिन व्यूज लाइक कितने आए, सिर्फ 6। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने चैनल हो रहे होते हैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन बेटा आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे होते, कमेंट ही कर दिया करें वीडियो के ऊपर। ये हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि हाँ भाई हाँ बच्चे देखने वाले हमें देख रहे हैं, तो हम लोग इन बच्चों के लिए ऐसे मेहनत करते रहें। क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड्स की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, चारों 90 डिग्री पर हैं, चारों बाइसेक्ट कर रहे हैं, चारों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इस तरह कोई भी आ जाए सवाल, चारों की लेंथ आपस में डायगोनल है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हमारा राइट ऑप्शन क्या है, स्क्वायर है। कॉन्ग्रेंट भी हैं सारी साइड, तमाम एंगल्स 90 भी हैं। अच्छा अगर रोम्बस आ जाता है ऑप्शन, तो देखो रोम्बस भी इसकी बिगड़ी हुई शक्ल है हमारे पास, किसकी, स्क्वायर की, थोड़ा टेढ़ा सा होता है ऐसे करके। चारों साइड्स की लेंथ तो इक्वल है पर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती। लेंथ तो इक्वल होती है चारों साइड्स की, लेकिन इनकी डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती, और चारों एंगल 90 नहीं होते रोम्बस में। याद रखिएगा ये चीज़, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लें जो मैं आपको बता रही हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आए तो फटाफट क्लिक करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। चलें खैर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ही लंबा हो गया ये क्वाड्रिलेटरल। चलो भाई आगे कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इट्स अपोजिट टू इट्स एल्टीट्यूड। देखो भाई अभी सारे समझाने वाले एमसीक्यूज हैं, यकीन जानिए मेरा कोशिश होती है कि मैं आपको सारी साइड पता, एक साइड से दूसरी साइड्स की जो अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। देखो भाई मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल ले लिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अपोजिट साइड, ये वर्टेक्सेस है ना, वर्टेक्सेस है ना, सारे वर्टेक्स हैं, बहुत सारे हो जाते हैं वर्टेक्सेस बोला जाता है। इसकी अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर गिरा दो, इसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिराओ, इसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिरा दो। देखो ये अपने परपेंडिकुलर गिरा ना 90 डिग्री, देखो इस तरीके से एक साइड से दूसरी साइड के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो हम करते हैं वो बेसिकली एल्टीट्यूड कहलाता है।
द लाइन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 15 विच इज ए कोऑर्डिनेट 3,0, बी 0,3 दिया गया, आर 2 पॉइंट ऑफ द प्लेन। ए भी आपने बताना है क्या है, आप सबको पता है। चलो भाई यहाँ पे देख लेते हैं। ए आपको क्या दिया है, पेन दोबारा से गायब हो जाता है हमारा। 3,0 तो हम कहेंगे x1 y1, ऐसा ही है ना। और बी आपको मिला है 0,3, ये 0 है भाई, सही कर लीजिएगा। तो हम कहेंगे x2, y2। ठीक है जी। इंशाल्लाह मैं पेन लूँगी डिवाइस के ऊपर लिखती, क्योंकि अब मैं फिंगर से लिख रही होती हूँ ना स्क्रीन पर, तो फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इंशाल्लाह मैंने लेना है पेन, काफ़ी दिन से कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ठीक से प्रेजेंटेशन से काम मिले। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप सबको पता है, y2 - y1 होल स्क्वायर। कोई भी और रीडिंग भी आ गई तो आप इस तरह कर सकते हो। तो पुट कर दो, आप कहोगे 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो आपने कहा इस 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और यहाँ से भी 3 का स्क्वायर 9। 9 और 9 होता है हमारे पास 18। 18 यूनिट भी है, लेकिन 18 यूनिट तो यहाँ दिया ही नहीं है कहीं ऑप्शन में। तो हम 18 को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ा 18 आया, 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ा 9 आया, 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ा 9 आया। तो स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 × 3 × 3 है, जो पेयर है उसको बाहर निकाल दो, अंदर बचा 2। तो हमारे पास हमारा आंसर आया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट। ठीक है जी। अब सारी डिटेल नहीं दूंगी, तमाम सवालात आप खुद देख लें, जाके मेरा पहले गेस्ट पेपर देखें और फिर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को खोल कर देखिएगा। आप खुद कहेंगे मिस ये तो सारे सवालात वही हैं जो आपने हमें अपने टारगेट और प्रिपरेशन पेपर में दिए थे, तो मैं आपको क्या गाइड करूं। सब बता चुकी हूँ, कहाँ से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को देखने से आपका सवाल जो है वो हल हो जाएगा। पेपर आपके हाथ में आए तो आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा चलें आपको गाइड कर देती हूँ, शॉर्ट के लिए चलें कर ही देते हैं गाइड, टाइम है थोड़ा सा, इसी में बता देते हैं जिन बच्चों ने लेक्चर्स को नहीं देखा। सबसे पहले आपने यूनिट नंबर 9 के 3 थ्योरम्स को जो मैंने आपको बताया था, वो 3 थ्योरम्स आपने कर जाने 100%। उसमें से एक सवाल आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा, एक हो गया। दूसरा आपने फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.5 तक की एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छा सा कर जाना है। और यानी 4 जैसे क्या आया इस तरीके से, उसमें से एक सवाल आपके पास जो है वो कॉमन में से आएगा, एक आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आएगा, एक आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करने का आ सकता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ सकता है। चीज मैंने एक अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी कि 5 रूल्स को आप किस तरीके से फैक्टर आपके पास आया, आप कैसे पहचानोगे कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉमन लेना। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इंशाल्लाह आपको बड़ा टैकल करना आसान हो जाएगा इन तमाम फैक्टर्स। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल आपके पास, आपको अपना जस्ट 3 क्वेश्चन करना था। तीसरा सवाल आपने ग्राफ से करना है, जो कि 7.3 एक्सरसाइजेस के मैंने आपको 8 ग्राफ बताएं। बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस करें जिन बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आते, चैनल पर चलें। बड़ा आसान होता है बेटा, सबसे आसान सवाल ग्राफ का होता है। बच्चे उम्र इसको जो है ना मुश्किल समझते हैं, एक बहु समझते हैं, बड़ा वाला बहु है ये, जो हमें समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल हलवा है। एक बार इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखें मेरे चैनल से। जब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यूज लगानी है, पुट करना है और अपना जो है इंटरसेक्शन पॉइंट लगा के ग्राफ बना देना है। बड़ा आसान है ग्राफ बनाना, सिर्फ आपको अपनी इक्वेशन को टैकल करना आना चाहिए। एक दफ़ा आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। एक आप लोगों को सेफ साइड के लिए मैंने कुछ आपको डिस्टेंस फार्मूला के लिए चैप्टर नंबर 15 से मैंने आप लोगों को थोड़ा गाइड किया था कि आप लोगों ने इस वाले चैप्टर को फॉलो कर लेना है। और उसमें से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी है, ठीक है, उसमें आपने करना ये होगा बेटा कि अगर आपको फ़र्ज़ करो आपने फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया, आपको नहीं समझ में आ रहा, 1-2 सवाल आ रहे हैं, आपने 4 करने, तो आपने फटाफट उस सवाल को वहाँ पे पेपर में कट किया और जो मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, आपने उन सवालात को करना है और करके चले जाना है। बाकी थ्योरम्स करने ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 थ्योरम्स याद कर जाना है जो यूनिट नंबर 9 के हैं। बड़े आसान है, जिसमें एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट होता है, हाइपोटेन्यूज साइड्स कॉन्ग्रेंट होता है। प्रैक्टिकल अंडर में आई थिंक 2 आए, मैंने तो खोल कर भी नहीं देखा है इसको। जी बिल्कुल 2 ही आए हैं, वही 2 दे दिए हैं इन्होंने। ठीक है जी, 3 ही थ्योरम्स हैं, तीनों कर चले जाने हैं। आपने 100 रिस्क लेना नहीं है। जब आपको पता होगा कि आपने लॉन्ग में यही सवाल कर जाना है तो 100% 3 थ्योरम कर चले जाएं। बस बच्चे जी रट रहे हैं हम क्या करें मिस, हम क्या करें, कुछ भी नहीं करना मेरा बेटा। एक बार मेरी वो टारगेट पेपर वाली वीडियो को जाकर देख लें,
आप यकीन जानिए, अब एक ही चीज़ बार-बार अपलोड क्या करूँ चैनल पे। वो हाँ, इतनी डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। बच्चे एक दफ़ा जाकर देखेंगे, इनका दिल खुश हो जाएगा मिस। क्योंकि बेटा पेपर आपके सामने आए, आपको पता हो कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ को, कौन से सवालात को देखना है और देखते ही उसको हमने पिक कर लेना है। क्योंकि बाद बच्चों को आता सब है, पेपर सामने आया जी ब्लैंक हो गए, आँखें बंद हो गई। अब क्या करें? घबरा जाते हैं, टेंशन, सब कुछ ज़हन से निकल जाता है। नंबर कट जाते हैं। जो बच्चे अपने दिमाग को, अपना माइंड घर से बनाकर जाते हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स रियल नंबर के सवालात को जो टीचर ने अपने टारगेट पेपर में बताए हैं वो कर जाऊँगा, तो एक सवाल मैं यहाँ से कर लूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 6 सवालात यहाँ से करने हैं। दूसरा सवाल मैं लॉग से करके जाऊँगा। अच्छा, लॉग से रिलेटेड मैं आपको बताकर जाऊँ मेरे बेटा, आपने लॉग से रिलेटेड पता है करना क्या है? मेरी बात याद रखिएगा, लॉग के लिए आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, छुपा के साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके चले गए, एग्जामिनर इन्विजिलेटर अंदर बैठा हुआ था जी, उन्होंने नहीं देखा, कोई मसला नहीं है, बस हम तो कर आए हैं और वहाँ गए जी 5 नंबर तो हमें मिले ही नहीं, हम तो पूरा कर आए थे। याद रखिएगा, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करता है तो वो जब देखता है, क्योंकि मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका क्या है, कैलकुलेटर से और होता है और हाथ के लॉग टेबल से और एंटी लॉग टेबल से और होता है। इसलिए सवाल हम ऐसे काटते हैं बच्चों का, जब हम बोर्ड की पेपर कॉपी चेक करते हैं ना, हम ऐसे काट देते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा। अच्छा, फाइंड द डिजिट वाला ये भी आपका इस तरह का सवाल मैंने अपने गेस्ट पेपर में आपको दिए थे। फिर आपके पास ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं। एक्सरसाइज़ 3 पॉइंट आपने जो है 2 को बहुत अच्छा सा करके जाना है। उसमें आपके पास तमाम फ़ॉर्मूलाज़ है, a + b का होल स्क्वायर है, a - b का है, 4ab वाला, 8ab वाला, स्क्वायर - b क्यूब वाले फ़ॉर्मूलाज़, सारे फ़ॉर्मूलाज़ याद करके जाएँ, पुटिंग कर लें एक सवाल तो आपका 100% यहीं से लगेगा। सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हुए हैं। 3-4 सवाल तो आपके इधर से ही हो जाते हैं। ये रैशनलाइजिंग करनी होती है, बड़ा आसान सवाल है। अच्छा भाई, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको सवालात बताई। छोटे छोटे बाइसेक्टर, ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ये छोड़ देने हैं आपने सारे थ्योरम्स, क्योंकि जो सवालात बताएं सिर्फ वही कर जाओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका भी बहुत अच्छा। फैक्टराइजेशन से ये सवाल आया, बाकी आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करनी, नंबर कटते, बच्चों की वन गलतियाँ निकलती हैं। ठीक है जी, अब यहाँ देखो दिया हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो बड़ा आसान है। एमसीक्यूज की तैयारी करोगे तो ये भी, इसकी भी वीडियोस अपलोड हैं भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरह निकलता है, सब चैनल पे मौजूद है मेरा बेटा, जाके सर्च करें। कहेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा दूंगी। जस्ट हमारे क्रैश कोर्स के चार्जेस जिस और सिर्फ बेटा सिर्फ वन टाइम फीस 2000 रुपीज़ है, जिसमें आपको बस आपका एमसीक्यूज़ और आपको तमाम अकॉर्डिंग टू आपके पेपर की प्रिपरेशन पूरी करवा दी जाएगी। मैथमेटिकली आपको 100% प्रिपेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, और साथ में टाइम मिला तो वादा नहीं करते, फिजिक्स के एमसीक्यूज़ और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ भी कवर करवा देंगे इंशाल्लाह। चलो भाई, मज़े करो। अच्छा फिर, और अगर सिर्फ एमसीक्यूज़ का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ वन टाइम फीस होगी। क्रैश कोर्स होगा 2 मंथ्स का। आना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। फिर हम क्या बात कर रहे थे, ये वाले सवाल ज़रूर आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की के सॉरी या क्यू वट एवर, कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस तरह के एक्सपर्ट 3-4 सवाल ही हैं आपके पास यूनिट नंबर 5 में, आपने उसको ज़रूर अच्छे से कर जाना है। इक्वालिटी वाले सवाल होते हैं, क्वेश्चन के इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सारे वही हैं। सोल्यूशन सेट से रिलेटेड देखो, ये सारे मेज़र की का सवाल है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना आपके पास, तो उसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना होता है। जबकि आपको एक 2-3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। फिर आप उसको फैक्टराइजेशन हम पूरा लिख देते हैं, फिर आप उसको स्क्वायर रूट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायर रूट। लेकिन मैं जो आपके पास इंपॉर्टेंट होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है जी, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसको पहले सेट किया और क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट किया और आपने अपना आंसर निकाल लिया। तो बाकी जितने भी थ्योरम्स है शॉर्ट में आए हैं, इसको आपने स्किप कर देना, इनको फॉलो ही नहीं करना। कितना आसान पेपर है, कुछ चंद टारगेट एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। टारगेट पेपर को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप चाहते हैं कि मैं कुछ सॉल्व भी कर दूंगी इंशाल्लाह, सॉल्व करके भी समझा देंगे, कोई इशू नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। उस्ताद जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।